हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम व्हाट्सएप ग्रुप पे जो डाउट पूछे गए थे उनका डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें दो सेल हैं E1 E2 EMF के और ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं और बताया गया है R1 इज़ लेस देन R2। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इक्विवेलेंट माइनस E1 और इक्विवेलेंट माइनस E2 का मॉड जो है ये बड़े हैं कि ये बड़े हैं, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो पहले हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमें E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 हमें याद है। उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा हमें E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मिलेगा। माइनस E1 देख लेते हैं, तो इसी में माइनस E1 कर देते हैं तो आ जाएगा E-E1 इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा हमें E1R2 प्लस E2R1 माइनस E1R1 माइनस E1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और केयरफुल होकर देखेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और इसमें कॉमन अगर देखें ध्यान से हम तो यहां पर मिल जाएगा R1 E2 माइनस E1। ठीक है ना। अच्छा, अब केयरफुल होकर देखना, ये टर्म जो मिल रहा है हमें, ये कोई भी क्वांटिटी हो, ये और ये कोई भी क्वांटिटी हो, इसमें तो कॉमन ही रहेगा। केवल और केवल ये R1 बदल रहा है। तो R1 अगर लार्ज हुआ R2 से, इसको मान लेते हैं अल्फा है ये, तो ये हो जाएंगे R1 मल्टीप्लाई बाई अल्फा। यहां पर आ रहा है R1 मल्टीप्लाई बाई अल्फा, यहां पर आएगा R2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा और R1 लेस है, दैट्स वाई ये लेस होंगे। ठीक है ना। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन में हम जाएंगे ही नहीं। मान लो ये करेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, तो ये करेक्ट हो जाते, इनको कैलकुलेट नहीं करेंगे हम फिर से। ठीक है ना। अदरवाइज अगर ये मैच दोनों ना करें तब कैलकुलेट करना है, अदरवाइज नीट के लिए हम एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सिंगल ऑप्शन में हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, अ कंटेनर कंटेनिंग डायटोमिक गैस एट टेम्परेचर T ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच मूविंग विथ स्पीड VRMS। ठीक है ना। मतलब एक कंटेनर है, वो खुद VRMS से चल रहा है। ठीक है, ये कंटेनर है और कंटेनर VRMS से चल रहे हैं और बताया गया है कि यहां पर जो गैसेस हैं उनका टेम्परेचर T है। ठीक है, और फिर पूछ रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इन दिस फ्रेम। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी बताया गया था। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होगा इंटरनल एनर्जी इनका और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है ना। अच्छा, u कितना रहेगा? तो u की वैल्यू अभी के लिए हम चलिए u लिख रहे हैं और हाफ, क्योंकि u के टर्म्स में आंसर चाहिए इस वजह से हम इसको u ही लिख रहे हैं। हाफ m को मोल के टर्म्स में लिख लेते हैं। मोल्स के टर्म्स में लिखेंगे तो यहां लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। ठीक है ना। और स्पीड RMS का स्क्वायर है। RMS स्पीड अगर हम ध्यान देखें 3RT/m रहता है, √3RT/m रहता है और उसका स्क्वायर रहेगा तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, ये मिल रहा है। अच्छा, और U हमें पता है U इज इक्वल टू कितना होगा? 5 बाई डायटोमिक है तो F/2 RT होता, NRT होता है, तो 5/2 RT और N भी रहेगा। अब ध्यान से देखना, ये N और ये हाफ और ये RT, ठीक है ना, और इसमें 5 की कमी है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं हम, और ये M से M कट गया। तो यहां पर अगर हम केयरफुल होकर देखेंगे तो ये लिख सकते हैं हम U प्लस ये 5 कंज्यूम हो जाएगा और ये 5 बच जाएगा और 3 बच जाएगा, 3/5U, तो ये आ जाएंगे 8/5U। ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बहुत हाई चांसेस है वैसे। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो यहां पर हमें इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देखना था ध्यान से, और काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर देना था इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि बताया है कंटेनर की स्पीड जो है Vrms के बराबर है। ठीक है ना, कंटेनर Vrms से चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें 5/8/5 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखना, इसमें पूछा गया है रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन क्या होगा, और ये कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं, ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है ना, और हमसे पूछा गया है इनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो AO सभी का मैग्नीट्यूड हम 1 मान लेते हैं, बेस्ट रहेगा। तो ये 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर ये हो गया। OB यहां पर है 1 मैग्नीट्यूड का, ये वेक्टर हो गया। अब ध्यान से -OC है ये। ठीक है ना, अगर OC होता तो इधर रहता, OC होता तो इधर रहता, और -OC रहेगा तो इस डायरेक्शन में रहेगा, और ये एंगल कितना रहेगा 45। अब इन 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, 1 1 1 मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन चाहिए हमें। तो एक काम करते हैं, इसका वेक्टर जो है कंपोनेंट कर लेते हैं। 1 का कंपोनेंट इधर कितना रहेगा, तो ध्यान से अगर इधर देखें हम 1 cos 30, 1 cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, 1 sin 30, तो 1/2 ए का कंपोनेंट हो गया। अब बात है बी का कंपोनेंट, बी 60 डिग्री बना रहा है, तो बी cos 60, तो 1/2 हो जाएगा इधर, और इधर जो है sin 60 √3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हैं 1 45 पर हैं, तो 1 cos 45 और sin 45। ठीक है ना, अच्छा, हमसे पूछा जा रहा है ये व्हाट इज द एंगल एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल कितना है, तो ये ज्यादा बड़े नंबर हैं, दिस नंबर प्लस दिस नंबर -1/2। ठीक है ना, केयरफुल होकर देखना इधर, ये हटा रहे हैं अब हम, ये वेक्टर्स हटा रहे हैं। अब हम लिखेंगे इनका रिजल्टेंट कितना है, ये है, और इनका रिजल्टेंट कितना है, तो दिस प्लस दिस -1/2, यहां -1/2 भी रहेगा। ठीक है ना, और रिजल्टेंट यहां कहीं जाएगा, ये एंगल मान लिया हमने अल्फा, तो tan अल्फा लिखा जा सकता है, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा √3/2 प्लस 1/√2 -1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 प्लस 1/2 माइनस ये प्लस 1/√2, और हर जगह हम एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 कट जाएगा, और यहां जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट ऊपर बना देंगे। ठीक है ना, और ये 2 गायब हो जाएगा, और यहां पर भी रूट ऊपर बना देंगे √2, तो एक -1 में रहेगा, वही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये तो गलत हो गए, नीचे माइनस है नहीं। ठीक है ना, ये भी गलत हो गए, और ये भी गलत हो गए। खैर इसमें तो सारे गलत हो जा रहे हैं। चलिए, इसमें जो है ये सब तो गलत ही हैं, ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना ये ऑप्शन क्यों सही रहेगा। इसमें जो है पॉजिटिव से डायरेक्शन, ये एंगल जो है नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है ना, तो एंगल नेगेटिव में है, तो यहां एक माइनस लगाएंगे जब हम, तो ये माइनस इसमें प्रोपोगेट करेगा, और यहां पर प्रोपोगेट करेगा, और यहां माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट में इसी को टिक कर देंगे हम। ठीक है ना, बाकी सब तो गलत ही हैं, क्योंकि नीचे माइनस आ गए हैं तो गलत ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखना, कंसिडर यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ मास M एंड लेंथ L एंड सेंटर एट O। ठीक है, O पे सेंटर इनका है, Y टेकन एज X एंड Y आर टेकन सो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, कंसिडर द ओनली, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके परपेंडिकुलर, इनके परपेंडिकुलर यहां पर, और इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात चल रही है यहां पर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है IO, तो अगर इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, परपेंडिकुलर एक्सिस, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे अगर यहां पर ले जाके, तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा, नो डाउट ये करेक्ट है ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये डिस्टेंस होना चाहिए था इनके लिए, तो ध्यान से देखना, IY अगर लिखना है हमें, तो हम बोलेंगे IO प्लस M
डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का मतलब हुआ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है ना। इनका अंडर रूट करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर ओ एक्स का स्क्वायर रहेगा प्लस ओ वाई का स्क्वायर रहेगा, और ये रूट गायब कर देगा और ये आ जाएगा आई ओ प्लस एम ओ एक्स का स्क्वायर प्लस एम ओ वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये टर्म जो है आई एक्स है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पर करेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन ये परपेंडिकुलर ना होके y जो है यहां परपेंडिकुलर ना होके y अगर यहां रहते, कहीं मान लो ये डिस्टेंस एक्स वाई रहता, यहां पॉइंट रहता, तब ये ऑप्शन फॉल्स कर जाएगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये नहीं कहता कि कहीं के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ये नहीं कहता। वो सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफर कर सकते हैं बस। लेकिन यहां जो है क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी हो गई, तो आंसर करेक्ट आ जा रहा है कि इसको भी ट्रांसफर कर पा रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है कोई, समझ रहे हैं ना। जैसे ध्यान समझना, एक डिस्क है, अगर हमसे बोला जाए कि इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हम इसको ट्रांसफर नहीं, इसको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन यहां के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे क्लास में देखा था हमने कि एक रॉड है और रॉड के यहां के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये डिस्टेंस अगर L/2 है मान लो, तो हम एंड वाले को 1/3 ml²/3 को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना। वहां पर हमने बताया था कि इन्हीं को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि कैलकुलेशन से आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन करेक्ट है ये, तो बोथ ऑप्शन करेक्ट इसमें रहेगा, बोथ इज ट्रू, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखना, यहां पर बताया गया कि एक हेमिस्फीयर है और ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ओ यूनिफॉर्म, ये हेमिस्फीयर कैरिंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज, केवल सरफेस चार्ज है ये, और 4 वोल्ट है, यहां पर ओ पर वोल्टेज दिया गया है, ठीक है ना। और हमसे पूछ रहे रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया गया है, द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड एट अलोंग ओपी, अलोंग ओपी, ओपी के अलोंग जो है जो फील्ड यहां रहेगा, ठीक है ना, आउटसाइड द हेमिस्फीयर क्लोज टू पी, यहां पर ये वाला कंपोनेंट बताना है हमें, ठीक है ना। तो ये तो अगर हमसे पूछा जाता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो बहुत टफ है, पॉसिबल नहीं है कि हम सिंपली कैलकुलेट कर सकें, लेकिन केवल इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो यहां पर मान सकते हैं हम सिमेट्री से, ठीक है ना। अगर ये चार्ज जो है Q है, इनका ऊपर वाले का चार्ज Q है, और तो पोटेंशियल एट O कितना हो जाएगा KQ/R, और यहां पर जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा वो कितना रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आउटसाइड इज इक्वल टू KQ/R²। ध्यान रखना ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हम लिख रहे हैं, केवल x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं बस, ठीक है ना। अच्छा, तो ये नंबर पता है हमें, तो यहां पर एक काम करते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा वोल्टेज एट O डिवाइडेड बाई R, ये आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो वोल्ट पर सेंटीमीटर में हमें आंसर देना है, वोल्टेज 4 दिया गया है, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, समझ गए। चलिए ये इजी ही है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये देखना, 2 स्टार ऑफ मास m एंड m रोटेटिंग इन सर्कल, ठीक है ना, कॉमन सेंटर वाइल सेपरेशन इज d, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टार अबाउट द कॉमन सेंटर इज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूले हमें याद करने होते हैं, वो फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये बाइनरी स्टार का क्वेश्चन है, वैसे तो नीट में कम पूछा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हमसे बात किया जाए तो यहां पर ट्रिक यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम हम यूज करते हैं म्यू d² या म्यू r², ठीक है ना। और ओमेगा यूज करेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, ठीक है।
और टाइम पीरियड इनका थोड़ा सा याद रखना होता है, पहले से याद होता है। टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर, वैसे तो फॉर्मूला है r³ डिवाइडेड बाई GM, ठीक है ना, लेकिन बाइनरी स्टार में ये रहता है, ये डिस्टेंस बिटवीन रहता है और ये m1 प्लस m2 रहते हैं, दोनों स्टार के मास का सम रहता है। तो ओमेगा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होगा तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना, अदरवाइज डिराइव करके तो वहां पॉसिबल नहीं हो पाए आपसे। तो टी नीचे ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो यहां पर म्यू लिख रहे हैं रिड्यूस मास। रिड्यूस मास रहेगा m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और d स्क्वायर रहेगा और 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी ध्यान से देखना, अगर यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा √g m प्लस m डिवाइडेड बाई d³ आ जाएगा, ये r³ की जगह डिस्टेंस बिटवीन क्यूब हो जाएगा। और ये अगर देखें हम ध्यान से तो ये कट करेंगे, ठीक है ना, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा और इसको अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो पावर 4 हो जाएगा, इससे कट होगा 3 पावर और 1 पावर बच जाएगा तो d आ जाएगा। तो यहां पर आंसर आ जाएगा md, रूट में g कैपिटल रहेगा, स्मॉल d रहेगा डिवाइडेड बाई m प्लस m रहेगा, ठीक है ना, ये आंसर है। अब इसमें कौन सा सही रहेगा, चलिए ये ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना, यही ऑप्शन यहीं से ही दिख गया हमें, ठीक है, इसको रूट कट करने की जरूरत नहीं थी, यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, चांसेस कम है आने के, लेकिन एडवांस का ये पॉपुलर क्वेश्चन है तो हो सकता है आ जाए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनेगा तब, अदरवाइज तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां पर एक यू ट्यूब है, इसको रोटेट कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों एक्सप्रेस द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट द 2 एंड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल सेक्शन। यहां और यहां प्रेशर डिफरेंस कितना रहेगा, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हमें प्रेशर डिफरेंस वाला फॉर्मूला याद है। जहां पर भी प्रेशर डिफरेंस लिखना होता है, प्रेशर डिफरेंस ρgh याद होता है आपको, और हमने बताया था g की जगह एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है ना, और h की जगह डिस्टेंस बिटवीन रहता है, तो यहां डिस्टेंस तो l ही है और एक्सेलरेशन इसके सेंटर का रहेगा, तो एक्सेलरेशन सेंटर का क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर l सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई 2। ये टर्म आपको याद कराया गया है वैसे क्लास में, तो इसमें आंसर टिक करेंगे तो आंसर हो जाएगा सेकंड इज करेक्ट, आई थिंक सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट, और ध्यान रखना, ये मान लो R1 और R2 पर अगर वो पॉइंट हैं, ठीक है ना, R1 और R2 पर अगर पॉइंट हैं, इनका प्रेशर डिफरेंस पूछा गया तो इसको थोड़ा सा केयरफुल होकर लिखना होता है। ओमेगा ये रो मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस बिटवीन R2 माइनस R1 लिखते हैं, और जब ओमेगा लिखते हैं इसके सेंटर का, तो इसका सेंटर जो है कितने डिस्टेंस पर है ये, तो यहां पर लिखेंगे हम ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2, और इनको जब प्रोडक्ट करते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी से, तो मिल जाता है हमें रो ओमेगा स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये मिल जाता है हमें, ठीक है ना। ये वैसे जो फॉर्मूला नोट्स है उसमें आपके लिखा गया है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, बस इसमें पूछा गया है कि हाइट कितनी है। तो दो तरीके से हम प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, एक तो ρgh, वर्टिकल से अगर देखेंगे तो ρgh आ जाएगा, ठीक है ना, और हॉरिजॉन्टल से देखेंगे तो अभी कैलकुलेट किया हमने ये कैलकुलेट किया था रो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मिला था, तो यहां से रो कट जाएगा, ठीक है ना, और डिफरेंस ऑफ हाइट h चाहिए इनको, तो ये g नीचे आ जाएगा, तो 2g नीचे रहेगा, तो एक ही ऑप्शन है ये 2g, बाकी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर वही है, ठीक है ना, ये भी सिंपल ही हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। t इज इक्वल टू 0 पर वेव यहां पर है और 10 मिली सेकेंड के बाद वेव यहां पर आ गई, ठीक है ना, तो जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, एम्पलीट्यूड 1 mm है, जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे था वो a/2 डिस्टेंस
हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड नीचे आया है, तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन, ध्यान देखना, मीन पोजीशन से अगर हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पीछे गए हैं तो मीन से बैक साइड जाएंगे अगर हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड a/2, तो फेज डिफरेंस कितने का होगा, 30 का होगा। ठीक है ना, मीन से a/2 का फेज डिफरेंस कितना होगा, 30 का होगा। और 30 करेस्पॉन्ड टू हाउ मच टाइम, 30 करेस्पॉन्ड टू हाउ मच टाइम, तो ध्यान देखना 30 डिवाइडेड बाई 360 इंटू टी, तो यहां से अगर देखेंगे तो t/12, तो t/12 हमें पता चल गया और टाइम पीरियड हमें पता चल गया कितना, t/12 इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 120 मिली सेकेंड। तो टाइम पीरियड हमें पता है यहां से। अब हमें देखना है कि लैम्डा इसका कितना है, तो लैम्डा कैलकुलेशन भी थोड़ा सा इसमें टफ है, ध्यान से देखना केयरफुल होकर। यहां से लेकर यहां बिफोर वाले का जहां पीक था, यह डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा λ/4। ठीक है, अच्छा t/12 टाइम में, ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, t/12 टाइम में कितना ये डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे। अच्छा, t टाइम में कितना बढ़ते हैं, लैम्डा, t/2 में कितना बढ़ते हैं, λ/2, t/4 में कितना बढ़ते हैं, λ/4, तो t/12 में कितना बढ़ेंगे ये, तो t/12 में λ/12 ही आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, λ/12। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे λ/4 प्लस λ/12। तो ध्यान देखना, λ/12 प्लस λ/4 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये λ/4 और λ/12 और λ/4 का जो है सम है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसको सम करते हैं हम, एलसीएम 12 और लैम्डा प्लस ये मिल जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और 4 से कट करेंगे तो 4 और ये 3 बना देंगे, तो यहां से लैम्डा पता चल गया हमें कि लैम्डा इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। लैम्डा 30 सेंटीमीटर आ गया, और टाइम पीरियड जो है 120 मिला था हमें, 120, तो ये थोड़ा बोर्ड गड़बड़ है, मिली सेकेंड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 30 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 120 10 की पावर -3, तो 004 यहां पर आ गया, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 + 3 हो जाएगा, 10 बना देगा, 10/4, और 10/4 2.5, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आसान क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है ना, यहां पर कुछ λ/4 वगैरह अगर ये डिस्टेंस आगे आ जाता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन नीड में आ सकता है कि ये जो पीक है यहां पर रहे, ठीक है ना, λ/4 आगे आ जाए, तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन हो जाएगा कैलकुलेशन वाइज। ठीक है ना, वैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये भी ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ सकता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही था कि टाइम देखना था हमें इस लॉजिक से, इस इंफॉर्मेशन से, और उसके बाद जो है ये 10 सेंटीमीटर का यूज करते हुए हमें लैम्डा निकालना था, और टाइम पीरियड लैम्डा मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू λ/टाइम पीरियड। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ डाउट था आपका, इफ 2 डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल एट डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, different temperature mixed, then whether their kinetic energy equal और velocity और equal। तो जब मिक्स किए जाएंगे, ठीक है ना, एक मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है, जब मिक्स किए जाएंगे फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा, समझ रहे हैं ना, फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी भी सेम रहेगी, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी भी सेम रहेगी, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी अलग रहेगी। ठीक है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी अलग रहेगी, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी अलग रहेगी क्योंकि डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन अगर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बोला जाएगा, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, समझ रहे हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं लिखा गया है कि क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं इसमें। द Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड
द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी केपी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल आर रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग वे। तो अगर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, कि आफ्टर एक्सप्लोजन जो काइनेटिक एनर्जी आती है, मान लो अल्फा पार्टिकल एक है और ये दो में डिके हुआ, ये पेरेंट डॉटर न्यूक्लियाई है और ये जो है अल्फा पार्टिकल इधर गया, तो यहां पर दोनों जितना बिफोर के रहता है और K1 प्लस K2 जो है इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां अगर ऐसा कुछ लिखा गया है, ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर है एक्सप्लोजन, तब तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो गलत ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लेस देन नेगेटिव हो नहीं सकता, ये तो लेस गलत ही है। दूसरा, ये ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही, ठीक है ना। मान लो ये 10 है, ये भी 10 है, तो ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही। तो ये भी करेक्ट लग रहा है, ये भी करेक्ट लग रहा है। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टाइल वगैरह क्या लिख रहे हैं ये इनको खुद नहीं पता है क्या लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये बहस वाला क्वेश्चन है, बाकी आपको ये पता है K1 प्लस K2 के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, परेशान नहीं होना है, छोड़ दो, फालतू क्वेश्चन है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट में ऐसे ही डाउट डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम अलग से जो आपने पहले डाउट पूछे थे, जिनकी फोटोज हमारे पास हैं, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है ना, ताकि आप जो है रिकॉल कर सकें जो अच्छे क्वेश्चन थे। थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें अरेंज करने में, ठीक है ना। जैसे ही वो अरेंज होता है तो 20 क्वेश्चन हम उसका भी पर डे देखेंगे, ठीक है। चलिए, लीव कर सकते हैं।